दो तरीके की टर्न अराउंड स्टोरीज होती हैं। पहली वो जिसमें डिमांड स्लो डाउन की वजह से टेम्परेरी डी ग्रोथ आती है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होने की वजह से पैट में डी ग्रोथ आती है, और कभी कभार ये पैट नेगेटिव भी हो जाता है। बट जब डिमांड फिर से आती है और ये साइकिल रिवर्स होती है, तब ये पैट पॉजिटिव होता है और ग्रो करने लगता है। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है कमोडिटीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। बट सेकंड केस में वो कंपनीज आती हैं जिसकी डिमांड कोलैप्स होने की वजह से जो बैंकरप्ट ही हो जाती हैं, और फिर उसे अपने एसेट बेचने पड़ते हैं और एक नया स्टार्ट करना पड़ता है, और नेक्स्ट साइकिल को अच्छे से प्ले करना पड़ता है ताकि ये लेवरेज वाली मिस्टेक उनसे दोबारा ना हो। जो कंपनी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सेकंड केस में आती है, और उसका नाम है सेजल ग्लास। सेजल ग्लास ग्लास की प्रोसेसिंग करता है। ग्लास प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि ये मदर ग्लास को लेता है जो नॉर्मल ग्लास होता है, उसमें फिर वैल्यू एडिशन करके इसे फिर आर्किटेक्चरल ग्लासेस में कन्वर्ट करता है। आर्किटेक्चरल ग्लासेस होते हैं टफ एंड ग्लास, लैमिनेटेड ग्लास, देन इंसुलेटेड ग्लास। अब जो मदर ग्लास होता है ना वो एक नॉर्मल ग्लास होता है, जैसे कि आप सैंड को 1600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे और गर्म करते रहोगे तो अल्टीमेटली मदर ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मदर ग्लास जो है इनका एक रॉ मटेरियल है। जब ये बैंकरप्ट हुई थी तब इन्होंने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया था ऐसे प्लांट में जो मदर ग्लास बनाता था। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहते थे उस टाइम पे ताकि इन्हें रॉ मटेरियल खुद से बनाए और उससे फिर उनकी कॉस्ट में सेविंग्स आए। बट वो ग्लास का प्लांट लगाना ही इतना कॉस्ट हैवी था जिसकी वजह से इन्होंने हायर लेवरेज ले लिया, और उस टाइम पे ग्लास की डिमांड कम हो गई। और ग्लास की डिमांड कम होने की वजह से और इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो नहीं हो पाई, और इतना हायर लेवरेज लेके ये अगर प्रोसीड नहीं कर पाए, उसका डेट रिपेमेंट नहीं कर पाए, और डेट रिपेमेंट नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली उन्हें इंसॉल्वेंसी की तरफ जाना पड़ा। तो जो मदर ग्लास होता है वो इनके लिए एक रॉ मटेरियल है। फिर ये क्या करते हैं उस मदर ग्लास को लेते हैं और उसे फिर हीट करते हैं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और फिर एक क्वेंचिंग प्रोसेस होता है। क्वेंचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो सरफेसेस होती हैं ग्लास की उसे तो 500 डिग्री से एकदम से ठंडा कर देंगे, और जो उसके इंटरनल पार्ट होगा ना वो ठंडा आराम आराम से होगा। तो इससे क्या होता है ना कि वो जो मदर ग्लास होता है वो टफेंड ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। आप अपने विंडोज में यूज करते हो उसे, डोर्स में यूज करते हो उसे। तो ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है और ये एक प्रोसेस है क्वेंचिंग का कि जिस तरीके से ये मदर ग्लास को कन्वर्ट करते हैं टफेंड ग्लास में। तो बिफोर वी गो अहेड, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First says that I am a SEBI registered research analyst, and second one, Sejal Glass is not in my personal portfolio. अब हम सेजल के प्रोडक्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमने देखा था कि वो मदर ग्लास को टफेंड ग्लास में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली वो और मदर ग्लास को वैल्यू एडिशन करके टफेंड ग्लास में तो कन्वर्ट कर ही सकता है, एंड लेमिनेटेड ग्लास में भी कर सकता है। अब टफेंड ग्लास से क्या आता है, स्ट्रेंथ आती है ग्लास में, इसलिए वो बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके एक्सटीरियर और इंटीरियर्स में यूज हो सकता है। और ये फर्स्ट लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन है, तो इसका जो एबिटा मार्जिन है वो भी 10-12% के अराउंड रहते हैं। फिर थोड़ा सा इसमें और वैल्यू एडिशन करोगे आप और इसे साउंड प्रूफ और यूवी प्रूफ में बनाओगे तो वो लैमिनेटेड ग्लास बन जाता है। तो फिर ये भी प्रीमियम इंटीरियर्स में यूज होता है और बिल्डिंग्स में यूज होता है जहाँ पे सनलाइट की प्रोटेक्शन की चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा एडिशन है, वैल्यू एडिशन, तो इसका एबिटा मार्जिन भी थोड़ा ज़्यादा है, 14-16%। देन एक और वैल्यू एडिशन करो इसमें और इसे फिर थर्मल एफिशिएंट भी बना लो। तो क्या होगा कि जो भी हीट अंदर आएगी वो ट्रैप हो जाएगी, तो इसे इंसुलेटेड ग्लास बोलते हैं। फिर ये ऐसी बिल्डिंग्स में यूज होता है जहाँ बहुत ठंड है, तो वहाँ पे जो हीट होगी वो अंदर ट्रैप रहेगी, तो इन्वायरमेंट अच्छा अंदर रहेगा, एम्बिएंट रहेगा। तो इसमें और वैल्यू एडिशन हुआ तो इसका एबिटा मार्जिन और थोड़ा इंप्रूव हो गया। देन आप देखते हो कि सेरेमिक ग्लासेस आते हैं, डेकोरेटिव ग्लासेस आते हैं। लाइक आपको सेरेमिक ग्लासेस के आपके ग्लासवेयर मिल जाएगा, किचनवेयर मिल जाएगा, वो थोड़ा और है। और डेकोरेटिव ग्लासेस भी आते हैं तो उसमें थोड़ा और वैल्यू एडिशन है, तो थोड़ा एबिटा मार्जिन भी ज़्यादा है। सिमिलरली आप बुलेट प्रूफ अगर ग्लास बना रहे हो, ये इनका टेस्टिंग फेज में है बट ये आगे चल के लाइव होगा। तो बुलेट प्रूफ बना रहे हो तो ये डिफेंस में यूज़ हो सकता है, बैंक्स इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी व्हीकल्स के लिए। तो इसमें और मार्जिन ज़्यादा है, 20%।
और अभी क्या है ना, ये कंपनी जो है वो फसाड मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गई है। फसाड वो होती है जैसे बड़ी-बड़ी आप बिल्डिंग देखते हो, हाई राइज़र्स, जो सिर्फ़ ग्लास से बनी होती हैं। अब वो ग्लास से बनी है तो जैसे बुर्ज खलीफा हो गई, अब बुर्ज खलीफा पूरी ग्लास से बनी है। अब उस ग्लास से जो बिल्डिंग बनी है उसमें छोटे-छोटे पैनल्स लगे हैं। वही फसाड जो है वही पैनल, फसाड जो सिस्टम होता है वही वो पैनल से ही बन के बनता है। तो ये उसके पैनल से भी बना रही है, तो उसमें भी एबिटा मार्जिन जो है वो हायर है। तो पहले क्या था ना कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो सिर्फ इंडिया में थी, और वो सिलवासा से ऑपरेट करते थे, और हार्डली उनकी उससे जो उनकी मैक्सिमम जो वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे वो अराउंड 150 करोड़ का कर सकते थे। अब वो क्या है कि उसे इन्होंने यूटिलाइज किया, लगभग 55% यूटिलाइज करते हैं, और देखा कि आगे चल के उससे सिर्फ ये टफ एंड ग्लास और लेमिनेटेड ग्लास और इंसुलेटेड ग्लास ही बनाते थे। उन्होंने देखा कि और भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक फसाड और डेकोरेटिव ग्लास और बुलेट प्रूफ ग्लास में अपॉर्चुनिटी है, तो इन्हें और एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि फसाड के लिए इन्होंने अपनी जो यूएई की एक सब्सिडरी बनाई, और 11 साल कमिया में एक यूएस में यूएई में एक सब्सिडरी बनाई, और वहाँ पे फिर इन्होंने टफ एंड ग्लास, लैमिनेटेड ग्लास, इंसुलेटेड ग्लास बनाया, और फिर देखा कि वहाँ डिमांड आ रही है फसाड ग्लास के लिए भी और फसाड सिस्टम के लिए भी, तो उन्होंने ये फसाड सिस्टम के लिए भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बिठाई, जो कि इस साल लाइव हुई है, लाइक अप्रैल में लाइव हुई है। तो आगे चल के इस फसाड सिस्टम की जो कैपेसिटी लाइव होगी उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, और वहाँ से फिर और रेवेन्यू बनेगा इनका। देन उन्होंने साथ ही साथ एक ग्लास टेक करके एक कंपनी को भी एक्वायर किया, जिसके 2 प्लांट एक्वायर किए उन्होंने, और वहाँ से इन्होंने टफ एंड ग्लास, इंसुलेटेड ग्लास, लैमिनेटेड ग्लास और इवन प्रिंटेड ग्लास भी बनाएँगे वहाँ से। तो वहाँ की भी अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 35%, और जो इनका यूएई में प्लांट है, उसकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 62% है। बट ये इसमें फसाड की वो नहीं है, कैपेसिटी एडेड नहीं है। तो फसाड की अगर कैपेसिटी भी ऐड कर दोगे, तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हार्डली 30-40% होगा। तो हमने देखा कि इनका जो करंट रेवेन्यूज़ है, वो अराउंड सिलवासा प्लांट से 80 करोड़ हैं। तलोजा वाला और ये जो इन्होंने ग्लास टेक एक्वायर करी थी, उससे 70 करोड़ लगभग आएँगे, और जो यूएई में प्लांट है वो 130 करोड़। तो इनका टोटल जो है 280 करोड़ तक का रेवेन्यू लास्ट ईयर बना था। तो ये बोल रहे हैं कि इनका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, वो है सिलवासा प्लांट से 150 करोड़, और इन्होंने जो ग्लास टेक एक्वायर करा था वहाँ से 200 करोड़, और ये जो यूएई में फसाड सिस्टम बनाएँगे और दूसरे ग्लासेस में मैन्युफैक्चर करेंगे वहाँ से अराउंड 350 करोड़। तो बोले कि अभी करंट कैपेसिटी से हम लोग 700 करोड़ कर सकते हैं, और इन्होंने लास्ट ईयर करा था 280 करोड़। तो वो बोल रही है मैनेजमेंट कि हमारी कैपेसिटी अभी यूटिलाइजेशन होना बहुत बाकी है। तो आगे चल के इस साल में वो कह रहे हैं कि हम लोग अराउंड 60% तक का यूटिलाइज़ करेंगे, और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 80-85% तक का यूटिलाइज़ करेंगे। तो हमें पता है कि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि डिमांड तो है, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज़ में बहुत सारा बिल्डिंग्स बन रही हैं। इवन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें सब ग्लास की बिल्डिंग्स बन रही हैं। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो एबिटा भी इम्प्रूव होगा, और ये ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट मिक्स में जा रहे हैं जहाँ पे एबिटा मार्जिन्स हायर हैं अभी अभी के करंट प्रोडक्ट मिक्स से। तो क्या होगा कि एबिटा मार्जिन्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस उन प्रोडक्ट मिक्स से भी बढ़ेगा जो ये हायर प्रोडक्ट मिक्स के कैपेसिटी लाइव कर रहे हैं। अभी हम इन्वेस्टमेंट थीसिस देखते हैं सीजे ग्लास में। मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो इस साल 400 करोड़ करेंगे। उन्होंने उन्हें लगता है कि डिमांड है, और उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए उन्होंने कैपेसिटी बैठा रखी है, अब उसे यूटिलाइज़ करना है। तो अभी Q2 ऑफ FY26 में जो रिज़ल्ट आया, उसमें इन्होंने अराउंड 104 करोड़ कर दिया है, जो कि इन लाइन है उनके जो गाइडेंस है उसके। क्योंकि अगर 1 क्वार्टर में 100 करोड़ करेंगे, तो 4 क्वार्टर में 400 करोड़ कर ही सकते हैं वो। और इनका H2 जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू H1। तो इन्होंने जो Q2 में रेवेन्यूज़ दिए 104 करोड़ के, उसमें इन्होंने बताया, और आप एस्टिमेट भी कर सकते हो कि जो सिलवासा प्लांट है उसमें अराउंड 26 करोड़ आएगा, तलोजा से 28 करोड़ होगा, और यूएई वाले प्लांट से 50 करोड़ है। तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 69% फ्रॉम सिलवासा प्लांट, 56% फ्रॉम तलोजा प्लांट, 53% फ्रॉम यूएई प्लांट से। मैंने अज्यूम किया है कि ये साल भर में भी लगभग लगभग इतनी ही
लगभग कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे। इनका ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 57% करेगा और ये 400 करोड़ कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करके, जो कि अगर 57% ही करेंगे तो आप देखोगे कि 400 करोड़ ये इस साल करेंगे तो इनका 64% रेवेन्यू ग्रोथ आएगा फ्रॉम लास्ट ईयर, जो कि 280 करोड़ था। और सिमिलरली अगर ये अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को और इंक्रीज करेंगे और अराउंड 85-87% लेके जाएंगे तो इनको जो रेवेन्यूज मिलेंगे वो मिलेंगे 600 करोड़। इनका पीक है 700 करोड़, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके प्लांट में कुछ पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। थ्योरेटिकल कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो अराउंड 600 करोड़ कर पाएंगे। तो वो भी इस 400 करोड़ से 600 करोड़ का जंप करेंगे तो 50% का ग्रोथ है। तो मुझे पता है कि करंट कैपेसिटी से ये नेक्स्ट 2 ईयर्स में 64% और 50% तक की ग्रोथ कर सकते हैं। सिमिलरली इनका जो एबिटा मार्जिन्स है वो भी एक्सपैंड होगा 2 रीजंस की वजह से। पहले तो ये जो फसाड की इनकी कैपेसिटी लाइव हो रही है उसकी वजह से। सेकेंडली जो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज करेंगे, अभी तो लास्ट ईयर इनकी अराउंड 50% थी, 50% से ये इंक्रीज करके अराउंड 60% पे आएंगे और 60% से इंक्रीज करके फिर नेक्स्ट ईयर 85-86% पे जाएंगे। तो ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी इससे एबिटा का इम्प्रूवमेंट आएगा। सेकंड, इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो ये हायर प्रोडक्ट, ये डेकोरेटिव ग्लासेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखो आप FY25 में टफ एंड ग्लास की सिर्फ 50% है, लैमिनेटेड ग्लास की अराउंड 45% है, इंसुलेटेड ग्लास की 50% है। ये सभी इंक्रीज हो रही है और आप देखोगे जो फसाड सिस्टम है इनकी जो कैपेसिटी थी वो लास्ट ईयर कुछ नहीं थी और ये हायर मार्जिन आइटम है, लाइक 18-20% का मार्जिन मिलेगा इसमें और इसकी कैपेसिटी यूटिलाइज होगी तो हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट का कैपेसिटी लाइव हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो इनका 15% का ये गाइड करते हैं तो ये 15% से ज़्यादा ही होने वाली है आगे चल के, और आगे चल के ओवर द ईयर्स इनकी 17-18% तक भी जा सकती है। तो कैपेसिटी एबिटा एक्सपांशन के 2 ट्रिगर्स हैं, एक तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और सेकंड जो प्रोडक्ट ये लाइव हो रही है फसाड सिस्टम ला रहे हैं उसका जो है हायर मार्जिन आइटम है उसका वॉल्यूम आएगा तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एबिटा भी एक्सपांड होगा। हमने देखा था ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी 2016 में और फिर इनका पूरा रेजोल्यूशन वगैरह चला NCLT से और 2021 में अराउंड इनका कंप्लीट हो गया था वो और इन्होंने फिर से स्टार्ट करे थे अपने ऑपरेशन। तो हम लोगों को ये चेक करना ज़रूरी है कि ये दोबारा ना हो जाए इनके साथ कि ये ज़्यादा लेवरेज ले लें, क्योंकि अभी भी कंपनी थोड़ी लेवरेज्ड है। तो हम देखोगे कि इनके टोटल डेट अराउंड 177 करोड़ है, बट इसमें इस बार ये क्या है कि 60-70 करोड़ जिनका जो डेट है ना वो प्रमोटर से ही है। तो जो बाकी बचा 40-50 करोड़ जो है वो लॉन्ग टर्म डेट है और कुछ इनका वर्किंग कैपिटल है। तो अगर मैं देखूँ डेट टू इक्विटी वो अराउंड इस समय 3.2 है, बट इसका आप ट्रेंड देखो 3.7 से 3.2 आया है। तो अगर ट्रेंड अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये 3.2 से 2.5 तक जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा रहेगा अभी भी एक हायर रेंज में है, 2.5 से कम ही होना चाहिए। एक अच्छी कंपनी का डेट हमेशा 2.5 से कम होता है तो उसे डेट मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर इनका इंटरेस्ट कवरेज, मतलब इनका जो एबिटा बनाते हैं, ये प्रॉफिट्स बनाते हैं, उससे क्या वो अपना इंटरेस्ट दे पाएंगे, कितना इंटरेस्ट दे पाएंगे? तो देखोगे कि अराउंड इनका जो इंटरेस्ट कवरेज है वो भी पहले 3 टाइम्स था और फिर अब हल्के हल्के ये कम होके 2.9 और उसी की रेंज में चल रहा है। तो ये भी ठीक है कि अगर 3 से कम है तो ये बेटर ही होता है। अगर ये फिगर्स और बढ़ती तो फ़ायदा होता, क्योंकि हमें पता है कि करीब अगर 10 रुपये इंटरेस्ट देना है और अभी 50 था एबिटा और फिर आगे चल के 100 हो गया, तो क्या होगा कि 5 से 10 हो जाएगा वो। 5 से 10 होगा तो मतलब आपके पास 10 गुना प्रॉफिट्स हैं अपने इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। अभी इनके पास 3 ही गुना है, लेकिन ये आगे चल के थोड़ा और कवर कर लेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो है ना इनके, वो लास्ट टू Q4 में 74% थे, फिर 112% हुए, अब 139% हो गए। ये बहुत अच्छा फिगर है, क्योंकि अगर आप अपने एबिटा से ज़्यादा अपना कैश जनरेट कर पा रहे हो तो आप अपने एक्सपेंशन पे ध्यान दे सकते हो, अपना लोन कम कर सकते हो, और वो ही इस कंपनी के साथ हो रहा है। देन इनका डेट टू एबिटा रेशियो भी इम्प्रूव हो रहा है, डेट एबिटा स्ट्रांग हो रहा है और डेट अगर सेम लेवल्स पे भी है तो अराउंड ये फिगर फिर से कम होने लगेगी। ये भी एक अच्छा साइन है बताने के लिए कि कंपनी इज हेडिंग इनटू अ गुड डायरेक्शन। फिर
करंट रेशियो भी इनका और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये सारे चेक्स एंड पैरामीटर्स होते हैं कंपनीज़ को देखने के लिए कि ये कंपनी एक सही डायरेक्शन जा रही है या क्या फिर से बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी। अगर डेट टू इक्विटी 5 टाइम्स हो जाता तो बहुत हाई चांसेस है इस कंपनी का फिर से बैंकरप्ट होने के। तो अभी कंपनी क्या कर रही है ना कि इस लेवरेज को ख़त्म करने के लिए क्यूआईपी भी लॉन्च कर रही है। पहले तो इनका स्टॉक 2 बार तो इन्होंने क्यूआईपी किया, करने की कोशिश करी, बट क्या था कि स्टॉक प्राइस जो था इनका गिर जाता था और ये 600 के अराउंड पे लाना चाहते थे। बट अभी क्या है कि स्टॉक प्राइस 900 के अराउंड है, तो 100% क्यूआईपी करेंगे नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में। अभी 3-4 मंथ्स में क्यूआईपी करेंगे, तो इनका पहले प्लान था 25 करोड़ रेज़ करने का, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बढ़ा देंगे, 30 करोड़ कर देंगे और फिर ये इससे क्या करेंगे अपना डेट कम करेंगे। डेट कम करेंगे तो ये सारे फिगर जो हैं, ये ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाएँगे। देन कंपनी का जो है फ़ोकस है, वही हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स में और ये अभी बुलेट प्रूफ ग्लास में भी जा रहे हैं। इनका डेकोरेटिव ग्लास और डिजिटल प्रिंटेड ग्लास भी बनाने की करेंगे ये फ्रॉम इंडियन प्लांट्स। अभी रेवेन्यू फोrecast देखते हैं। मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो 400 करोड़ करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। ऑन ट्रैक है वो। उसने Q2 में 100 करोड़ लगभग कर ही दिया है। H2 इनका स्ट्रॉन्ग होता है तो ये बहुत प्रोबेबिलिस्टिक है कि उनका 400 करोड़ कर लेगा। इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर मैं सप्लाई साइड से भी देखूँ, तो सप्लाई साइड से भी देखूँगा तो मैं इनका अराउंड अगर ये 60% अगर कैपेसिटी यूटिलाइज़ करेंगे, तो भी ये 400 करोड़ कर सकते हैं। तो ये सप्लाई साइड से भी ओके है, डिमांड साइड से भी ओके है। तो मैं अगर 400 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेता हूँ, तो वहाँ 66% की ग्रोथ आती है। जैसे अगर मैं पैट कैलकुलेट करता हूँ, अराउंड 32 करोड़ का आता है, जो कि 200% ज़्यादा है फ्रॉम द लास्ट ईयर। अब अगर इसको मैं प्राइस टू अर्निंग दे दूँ 40 का, अभी ये 48 के अराउंड चल रहा है। मैं ज़ूम कर रहा हूँ कि विद ग्रोथ ऑफ 50-60% और तो इन्हें 40 का पी मिलना चाहिए। तो इससे एक एस्टिमेटेड प्राइस मिल जाता है मुझे 1283 रुपीज़ का, 1283 रुपीज़ का, जो कि 37% ज़्यादा है अभी के प्राइसेस पे। सिमिलरली अगर मैं बैड केस में देखूँ तो मैंने 44% ग्रोथ ली है। उससे मेरे को पैट मिलता है अराउंड 22 करोड़ का और उससे एस्टिमेटेड प्राइस आता है अराउंड 800 करोड़, जो कि 15% लेस है अभी के प्राइसेस पे। तो एक हमने बेस केस और बैड केस देखा, अभी क्वार्टरली देखते हैं। क्वार्टर्स में देखोगे आप तो जो सितंबर क्वार्टर में उसमें 103 किया है। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि दिसंबर और मार्च में ये अराउंड 110 और 115 करेंगे। जो कि मैंने पिछले ईयर के क्वार्टर्स में देखा था कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में इनकी सेल्स जो है वो रिलेटिवली हायर है फ्रॉम H1। उससे देखूँगा मैं जो पैट निकल के आ रहा है, पैट की ग्रोथ आ रही है ना वो 200 करोड़ पे मेंटेन्ड है, 232 करोड़, 190 करोड़ एंड 179 करोड़। तो जब ऐसी ग्रोथ मिलेगी आगे चल के, तो जो है पी की डी-रेटिंग होने की चांसेस कम है। तो क्या होगा कि आगे चल के अगर ये ग्रोथ सस्टेन रहेगी, तो ये स्टॉक का मूवमेंट भी अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में। अभी सबसे इम्पोर्टेंट एंटीथेसिस और रिस्क डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी भी कंपनी जो है हाईली लेवरेज्ड है। अगर ये क्यूआईपी नहीं कर पाई, तो देखना पड़ेगा ये कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही नहीं जा रही है। जा तो वो रही है सही डायरेक्शन में, लेकिन अगर क्यूआईपी करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स हैं इनके ना लेवरेज मैट्रिक्स से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएँगे। तो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये देखना है कि ये क्यूआईपी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं और आगे चल के उस कैश को अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज़ में कन्वर्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। देन इनकी हिस्ट्री रही है लास्ट इंसॉल्वेंसी की, तो वो देखना पड़ेगा कि इन्होंने अगर ये जो प्लांट लिए हैं नए 2, ये तो फसाड का और सेकंड जो इन्होंने इंडिया में प्लांट्स लिए हैं ग्लासटेक को एक्वायर करके, अगर उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं कर पाए, तो फिर वही हो जाएगा कि आपके पास प्लांट तो है, आप रन ही नहीं कर पा रहे हो उसकी मिनिमम ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पे और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको फिर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा आपका क्योंकि आपने तो लोन लिया है उसे करने के लिए। फिर ये सेम डेट ट्रैप पे ना फँस जाएँ। फिर इसे स्केल अप कैसे करेंगे फसाड को? क्योंकि ये फसाड जो इन्हें पैनल्स बनाने हैं इन्हें फसाड के, वो अभी तक तो ये करते नहीं थे, इनके लिए एक नई टेरिटरी है, तो नई टेरिटरी को स्केल अप करेंगे। वैसे तो ये सही डायरेक्शन पे कर रहे हैं, 100 करोड़ करा है इन्होंने और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट भी है कि आगे चल के ये कर लेगा। बट ये हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना पड़ेगा क्योंकि मैनेजमेंट जो है ना वो कॉन कॉल तो करता नहीं है हर क्वार्टर में आके। तो हमें रेवेन्यूज़ के बेसिस पे ही एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि हाँ, कि ये फ़ैसाड का यूज़ कर रहे हैं। अगर 100 करोड़ से अगले में भी 110, 117 कर लेते हैं,
हमें पता लग जाएगा कि हाँ, फसाड की कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन हो रही है। देन इन्होंने अभी ग्लासटेक को एक्वायर किया। अब ग्लासटेक एक अलग कंपनी है और उसका अलग मैनेजमेंट था और अलग वेंडर्स थे। तो ये इंटीग्रेशन कैसे कर पाते हैं ग्लासटेक को, वो भी देखना पड़ेगा। ये इंडियन प्लांट है, इंडियन डिमांड को कैटर करने के लिए। तो ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे इनकी सिनर्जी बैठती है, नहीं बैठती है इसमें। देन सेजल की जो है ना 80 टू 90% ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो बिल्डिंग्स आर्किटेक्चरल ग्लास है। अब आर्किटेक्चरल ग्लास है, अगर बिल्डिंग्स में स्लो डाउन आ जाता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें जो भी आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में अगर स्लो डाउन आ जाता है, तो इवेंचुअली ग्लास में भी ग्लास का यूटिलाइजेशन कम होगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इवेंचुअली ये सेल नहीं कर पाएंगे तो अगेन फिर से ये वही साइकिल में फंस सकते हैं। ये जो कमोडिटी रॉ मटेरियल्स हैं लाइक सोडा ऐश, ग्लास शीट्स और एल्यूमिनियम, और जो इनकी पावर कॉस्ट है वो 40 to 60% यही इनकी टोटल कॉस्ट है। तो अगर कोई भी रॉ मटेरियल में कंप्रेशन आता है तो क्या होगा कि इन्हें वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने कस्टमर को भी। सो अगर रॉ मटेरियल 10% से कम हो जाएगा, तो इन जो जो ग्लास बेचेंगे आगे चल के अपने कस्टमर को, वो भी 10% से कम हो जाएगा, तो ओवरऑल रियलाइज़ेशन कम हो जाता है। तो लास्ट क्वार्टर्स में देखा था हमने कि अगर ग्लास का प्राइस क्रैक करता है 5-8%, तो इनका जब रेवेन्यू है वो भी 5-8% से गिर जाता है। तो एक ये रिस्क रहता है कि हम अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि ग्लास का प्राइस इतना है और उससे इन्होंने बोला कि 400 करोड़ का हम लोग रेवेन्यू करेंगे। अगर ग्लास का प्राइस 10% कम हो जाएगा, तो वो फिर रेवेन्यू भी इनका 10% कम हो जाएगा, वो 400 करोड़ से 360 करोड़ हो जाएगा। तो एक ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस का रिस्क रहता है। देन इनके पास कंपटीशन भी बहुत है, इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक सैन-गोबेन एंड असाही ग्लास। तो ये क्या है कि ग्लास जो है एक कमोडिटी ही है मोस्टली, तो एक कमोडिटी में अगर बड़ा प्लेयर चाहे तो अपना प्राइस क्रैक करके मार्केट गेन कर सकता है। देन इनके जो पास्ट में इश्यूज रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट देखने की ज़रूरत है कि आगे चल के तो नहीं हो रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इशू होता है। और ऐसी कंपनी जो पहले से एक बैंकरप्ट हो गई है, उसने फिर अपने बुक्स में कुछ भी ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनका एक नेगेटिव इमेज आई, तो मार्केट उसे बहुत ही एक जल्दी करेक्ट करे। देन पूरा ही बिजनेस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। आप प्लांट बिठाओ, मैन पावर लाओ, लेबर लगाओ, तो ये सब में क्या है कि और फिर ये सप्लाई भी उन कंपनीज को करते हैं जो बिल्डिंग्स बनाती हैं। बिल्डिंग्स बनाती हैं, उनका वो पेमेंट करेंगे, बहुत डिलेड पेमेंट करेंगे जब उनके फ्लैट्स बिक जाएंगे या कमर्शियल स्पेस बिक जाएगा। तो ये पूरा साइकिल जो है वो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है और इसे मैनेज करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो और फाइनली जो है ना, इनका अभी 70% रेवेन्यूज अभी यूएई से आता है। तो एक कंसंट्रेशन रिस्क क्या क्या यूएई में कुछ हो जाता है, कुछ भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है मिडिल ईस्ट में, तो फिर अगेन कंसंट्रेशन रिस्क है, तो वहाँ से कुछ होगा तो रेवेन्यू पे, तो ओवरऑल रेवेन्यूज पे बहुत इम्पैक्ट। कोशिश तो कर रहे हैं अभी कि ये कम करने की, 50-50 करना चाहते हैं यूएई और इंडिया में, बट अभी तो इनका 70% ही आता है यूएई से। तो ये थोड़े से रिस्क और एंटीथेसिस पॉइंटर्स हैं जो हम लोगों को दिमाग में लेके चलना है। और सिंस ये कॉन कॉल इतना नहीं करते, पीपीटी नहीं आती इनकी, तो इनके रेवेन्यू से हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि इफ द कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। Finally, these are disclaimers. Please take a moment to review these. This is my website. You can go and check out my small cases. These are my small cases. And my channel is fairly new. I would request all of you to please like, share, and subscribe. And I'll see you guys in the next video.